अगर आप भी बिहार बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम जो पढ़ने वाला है 2025 में पढ़ने वाला है। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे इस वीडियो में बात करेंगे साइंस के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो इस साल भी पूछने की 100% गारंटी के साथ है। ठीक है, यानी गेस पेपर है। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यानी इसका हम ठीक है लगाएंगे, ये कौन अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि जो आर्गन है, ठीक है, और ये कॉपर जो है, कॉपर को ये विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर Fe हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा FeSO4 हो जाएगा प्लस कॉपर बनेगा। तो यहाँ से एक अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि जो कॉपर जो यहाँ पर जो Fe जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत से शॉर्ट में हमने लिखा है। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है वो दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दृष्टि दोष क्या है, उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे। कह रहा है नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट वस्तु या दूर के वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य निकटतम बिंदु जो होते हैं बिंदु 25 सेंटीमीटर होते हैं और दूर बिंदु अनंत होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि सामान्य निकटतम बिंदु का कितना होता है, कितना सेंटीमीटर पर हम देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूर बिंदु के लिए अनंत पर होता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए हमें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, कर दृष्टि दोष के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। एक जो है पहला जो क्या कर रहा है यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो हम कह सकते हैं नेत्र की ऐसी दोष जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और दूर में जो होगा हम क्या करेंगे, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, यानी उल्टा चलता है यहाँ पे। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में यानी दोनों कुछ भी नहीं देख पाएंगे, और बिंदुकता जिससे हम कोई भी वस्तु भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के होता है। ठीक है, हमने जान लिया। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर का रहा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं या किससे आप क्या समझते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कह रहा है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो होता है ऊष्मा निकला हुआ है जब इसको क्या किया गया है, जब इसको रिएक्शन कराया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कह रहे हैं यहाँ पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया आ गया। ठीक है, हमने उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तो ये से क्या समझते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशेषण होता है। क्या करेगा कि ऊष्मा का क्या करेगा, अवशेषण होगा, यानी ऊष्मा जो होगा इसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन से और ऊष्मा जब मिला है तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं H2 प्लस H2। यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 2 उपयोगिताओं को लिखे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग जो साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद करें अवतल दर्पण के दो उपयोग, दाढ़ी बनाने में किया जाता है और डॉक्टरी के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का भी उपयोग यहाँ पर देख सकते हैं, समतल दर्पण का, इसको अधिक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 दिया है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में ये क्वेश्चन वीवीआई सभी यहाँ पर हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे पे मोटा होता है। ठीक है, याद होना चाहिए हमें ये। उसके बाद उत्तल लेंस फोकस जो होती है दूरी धनात्मक होती है, ये जो होती है धनात्मक होती है और ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं और इसको जो कहते हैं अपसारी कहते हैं, अपसारी। ठीक है, उसके बाद उत्तल लेंस को दूरी दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसको जो होता है उत्तल लेंस को जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। तो शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट के होता है। यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होते हैं, बहुमूल्यता नर्म होते हैं जिसमें आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। ये इतने मुलायम होते हैं कि इसे जो क्या किया जा सकता है, हम नहीं बना सकते हैं, सोना नहीं बना सकते, ये कहीं भी गिर सकता है, आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। इसे कठोर बनाने के लिए तांबा या चांदी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, तांबा और चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण बन जाए। और हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए 24 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट ना, 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी पूछता है आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का उपयोग किया जाता है, तो 22 कैरेट का। ठीक है, आभूषण बनाने में 22 भाग सोना और 2 भाग जो होता है तांबा या चांदी मिलाया जाता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर ओजोन परत क्या है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कह रहा है कि ओजोन जो होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ओजोन कह रहा है ओजोन ऑक्सीजन का एक रूप है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, ये भी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है। कितना होता है, O3 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ओजोन का एक अणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, मिलकर बना होता है। और ओजोन का अणु सूत्र जो होता है O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है, पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमें ये रक्षा करती है। 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश से किरण किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होती है, मान लीजिए ये कण है और यहाँ पर जो है प्रकाश फैली और सभी दिशाओं में क्या हो गई, फैल गई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया भाई, कितना सिंपल से है कि ये कण पर टकराई और सभी दिशाओं में फैल गई, इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है। ठीक है, वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसलिए आकाश जो होता है हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस नंबर पर एसएमएस करना है और इसका जो चैनल को सब्सक्राइब किए उसका स्क्रीनशॉट डाल देना है, हम इसको डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि आवर्धन किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। सभी वीवीआई क्वेश्चन है भाई, वीवीआई प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या करते हैं, प्रतिबिंब यानी V/U के
ऊंचाई को हम क्या कहते हैं कि अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन करते हैं। आवर्धन का एसआई में एम से सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, याद रखना चाहिए, मात्रा विहीन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। 11 नंबर कह रहा है कि प्रश्न 11 नंबर कह रहा है पीएच स्केल क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता, यानी जितना हाइड्रोजन होती है उसकी सांद्रता को हम ज्ञात करने के लिए जिन स्केलों को हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे पीएच स्केल कहा जाता है, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है, और किसी विलयन का अम्लीय विलयन पीएच मान 0 से और 7 के बीच होता है, और जो होता है क्षारीय जो होता है 7 से 14 का बीच में होता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि जो 0 से लेकर 7 ये जो है क्या है, कह रहा है कि क्या होता है, अम्लीय होता है। तो ये 7 का जो पीएच मान है, किसका पीएच मान 7 होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है चुंबकीय गुण को लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय गुण को इस प्रकार है कि चुंबकीय रेखा दूसरी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव से निकलती है भाई, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। कितना समस्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के अंदर दक्षिणतम ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती है। और एक रेखा कभी ये रेखा जो होता है बंद वक्रती होती है, वक्र होती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी होती है, वक्र का मतलब होता है। ये रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। 5वां देख रहे हैं, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों ध्रुव पे अधिक और चुंबक के माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, और कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा। तो इसमें से 2 लिख देंगे, 2 नंबर का आ जाएगा तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बनाने में इसको बहुत टाइम लगता है भाई, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित कीजिए। वे जीव जो अपने भोजन या पौधे को ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, जैसे बकरी, हाथी के जीवन को भोजन एवं अन्य जीवन मांस प्राप्त करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो ये ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अंतर पूछ देगा ऐसे। 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, उत्सर्जन की परिभाषित कीजिए। उत्सर्जन की 2 मुख्य अंगों को बताइए, ठीक है। तो शरीर के उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन जो होता है, ये जो होते हैं क्या करते हैं, हमारी जो क्या कहने का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं पहले कि जो हमारे शरीर में जो अपचयी पदार्थ है, यानी जो खराब पदार्थ है, अब उसको उत्सर्जित कर देंगे, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। और 2 अंग हैं, वीक जो होते हैं हमारी जो क्या होते हैं, जो हमारे मूत्र होते हैं उसके निकलते हैं वीक से। और वीक जो होते हैं हमारी मूत्र निकलती है, और मूत्र में कितना % जो होता है क्या होता है, यूरिया होता है, और कितना % जो होता है जल होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है। और फेफड़ा होता है 2 लिख दिया, ठीक है। 15 नंबर यानी आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते। उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया से भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भागे नहीं लेंगे और क्या करेंगे, उसको अभिक्रिया को हम बढ़ा देगा, उसके वेग को या घटा देगा, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक 15 क्वेश्चन हमने सब्जेक्टिव कर लिया। वीडियो को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, दूसरे जो भी मांगेंगे उसका हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।